हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट का, प्राइमरी मार्केट। और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो दैट इज पार्ट 3। ये पार्ट 3 है और आज इस पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डज एनएससी प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर आईपीओ? सी गाइस, हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर चुके हैं कि प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या होता है, प्राइस बैंड, रजिस्ट्रार, ये सब हमने किया था। ठीक है, तो हम उसके आगे से आज करने जा रहे हैं। डज एनएससी प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर आईपीओ? आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो क्या एनएससी इसके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? तो ये क्या कह रहे हैं कि यस। ठीक है, NSE operates a fully automated screen-based bidding system called NEAT IPO that enables trading members to enter bids directly from their offices through a sophisticated telecommunication network। मतलब कि NSE क्या हेल्प करता है IPO निकालने में? IPO निकालने में जो NSE है वो इशूअर्स की हेल्प करता है कि उसने इशूअर के लिए और इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए एक फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम और बिडिंग सिस्टम मतलब कि क्रिएट किया है, जिसको हम नीट कहते हैं। तो उस सिस्टम की मदद से इशूअर और इन्वेस्टर दोनों ही बहुत आराम से ट्रेडिंग कर पाते। तो ये फैसिलिटी है वो जो प्रोवाइड करता है एनएससी। और इसके कुछ और भी हैं फायदे जो हम पढ़ लेते हैं अभी। बुक बिल्डिंग थ्रू द एनएससी सिस्टम ऑफर्स सेवरल एडवांटेज। अब जब हम बुक बिल्डिंग करते हैं, बुक बिल्डिंग मतलब आपको बताया था ना, जो बोली लगाने वाला जो काम होता है, जो बिड्स वाले, तो जिसमें प्राइस बैंड के अंदर अंदर आपको बताना होता है, सारे इन्वेस्टर्स मिलके बताते हैं। तो एनएससी में जब ऐसा होता है, जब बुक बिल्डिंग वाला प्रोसेस से काम होता है, तो क्या फायदा होता है? द एनएससी सिस्टम ऑफर्स अ नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी इन सिक्योरिटीज। मतलब कि पूरे नेशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, किसी भी बंदे की जियोग्राफिकल लोकेशन कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो अपने सिस्टम पर आकर और वो बिड्स लगा सकता है। ठीक है, it provides a fair, efficient and transparent method for collecting bids using the latest electronic trading system। ठीक है, fair, efficient, transparent method देता है इशूअर एंड इन्वेस्टर और मतलब जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, ताकि वो ट्रेडिंग आराम से कर पाए। कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू आर फार लेस देन दोज इन द आईपीओ नॉर्मल आईपीओ। मतलब कि नॉर्मल आईपीओ में जब जैसे कि जब पब्लिक इशू जब निकलता है तो उससे बहुत ही कम कॉस्ट लगती है इस वाले तरीके में, जब एनएससी के साइट पर जाके जब हम सिस्टम पर बैठकर हम बिड्स लगाते हैं। तो ठीक है, तो बहुत ही कम कॉस्ट लगती है। द सिस्टम रिड्यूसेस द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द इशू प्रोसेस। जो सिस्टम है वो टाइम, मतलब कि टाइम की भी इफिशियंसी, टाइम भी कम लगता है। द आईपीओ मार्केट टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। आईपीओ मार्केट की टाइमिंग कितनी है? 5 PM से लेके 10 AM से लेके 5 PM तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बेसिकली इट्स अ डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या है ये प्रोस्पेक्टस। It is very important that an investor before applying for any issue it identifies future potential of a company। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर अपने मनी को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में, तो ही शुड नो अबाउट द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी, कि फ्यूचर पोटेंशियल उस कंपनी के अंदर कितना है। ऐसा तो नहीं है कि वो बर्बाद हो जाएगी, है ना, दिवालिया हो जाएगी, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है। मतलब उस जो इन्वेस्टर है उसको पहले से पता होना चाहिए कंपनी के हालात कैसे चल रहे हैं। ओके, अ पार्ट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज अ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। जो कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर निकलता है पब्लिक के सामने। ठीक है, तो ये कह रहा है दिस डिस्क्लोजर इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन लाइक द रीजन फॉर रेजिंग द मनी। कंपनी को बताना होता है कि रीजन बताना होता है कि वो क्यों मनी को रेज करने के लिए अपने शेयर्स को बेचना चाहती है। ठीक है, द वे मनी इज प्रपोज टू बी स्पेंड, किस तरीके से जब जो शेयर्स होल्डर हैं जिनसे पैसा आएगा, तो पैसा को किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा कंपनी के अंदर। द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन द मनी। अब जैसे कि मैं भी किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करूंगी तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। तो एक रिटर्न की भी जो बात है वो प्रोस्पेक्टस में आनी चाहिए जनता के सामने, मतलब कि इन्वेस्टर्स के सामने। ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में दी जाती है किसको? इन्वेस्टर को। किसकी इन्फॉर्मेशन होती है? कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। वॉट डज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, जो ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, इसको ही हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू। जब पब्लिक इशू जब निकल रहा होता है तो ऑफर जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको
ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स प्रोस्पेक्टस। ऑफर डॉक्यूमेंट को ही पब्लिक इशू में क्या कह देते हैं, प्रोस्पेक्टस कह देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट इन द ड्राफ्ट स्टेज। जब ऑफर डॉक्यूमेंट किसी ड्राफ्ट के स्टेज में होता है, जैसे कि हम मान लो कि हमने एक मेल लिखा, उसको हमने अभी ड्राफ्ट में सेव कर दिया कि हम उसको बाद में या फिर कुछ समय के बाद उसको हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपनी है जब अपना ऑफर डॉक्यूमेंट बनाती है तो वो उसको किसको भेजती है, सेबी को भेजती है, ठीक है। और एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद आरओसी, मतलब कि 30 days सेबी को चाहिए होते हैं ये बताने के लिए कि आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो सही बना है या फिर नहीं बना है। मतलब वो ये नहीं बताती है कि इसमें क्या क्या आना चाहिए, पर वो ये मतलब कि क्या क्या आना चाहिए तो ये सेबी की गाइडलाइंस है ही। और वो ये भी देखते हैं कि मतलब कि जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपने पैसे को, उन लोगों के हिसाब से सही से नॉलेज दे रखी है कंपनी ने अपने बारे में या नहीं, मतलब कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी इस तरीके से। What is an abridged prospectus? Abridged prospectus क्या होता है? Is a shorter version of the prospectus and contains all the salient features of a prospectus. Abridged prospectus एक shorter version होता है prospectus का, ठीक है, जो कि जितने भी prospectus होते हैं उसके salient feature वो contain करता है अपने में, वो उसमें भी होते हैं। It accompanies the application form of public issues. चलो आगे आ जाते हैं। Who prepares the prospectus of a document? अब कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस एक ही बात है, अगर हम कह दें तो भाई ये करता कौन है, ठीक है, ये बनाता कौन है, ये प्रिपेयर कौन करता है। जनरली द पब्लिक इशूज ऑफ कंपनीज आर हैंडल्ड बाय मर्चेंट बैंकर। मतलब मर्चेंट बैंकर जो होते हैं कंपनी के, मतलब कि कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर्स भी उसमें होते हैं और मतलब कि उनकी हेल्प से उनकी एडवाइस से बनाया जाता है, मर्चेंट बैंकर बनाते हैं। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट अप्रेज्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What does one mean by lock-in? अब lock-in से क्या मतलब होता है, देखो lock-in indicates a freeze on the sale of shares for a certain period of time। मतलब अगर मान लो मैं कह रही हूँ कि कभी lock-in period है, lock-in period का मतलब है कि इस टाइम में मान लो कि मेरी कोई कंपनी है और मेरे लिए lock-in period चल रहा है, तो मैं इस टाइम पे अपने जो शेयर्स हैं उनकी सेल नहीं, उनकी ट्रेडिंग मतलब मैं नहीं कर सकती, उनको बेच नहीं सकती हूँ, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। What is meant by listing of securities? Listing of securities से क्या मतलब है? Listing मतलब कि admission of security। जब किसी इशूअर की सिक्योरिटी, इशूअर मतलब कोई भी कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं जब वो एडमिट होती हैं, मतलब कि जब उनकी लिस्टिंग की जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। लिस्टिंग मीन्स एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन इशूअर, जो कि कंपनी होती है, टू ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, मतलब कि उसमें डीलिंग्स हो सके ताकि ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू अ फॉर्मल अग्रीमेंट। जब किसी फॉर्मल अग्रीमेंट के थ्रू जब कोई इशूअर अपनी सिक्योरिटीज को एडमिट करवाता है स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। What is a listing agreement? अब listing agreement क्या होता है? At the time of listing the securities of a company on a stock exchange, the company is required to enter into a listing agreement with the exchange। मतलब जब कोई कंपनी या फिर मतलब इशूअर भी कह सकते हैं उसको, जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराती है अपनी सिक्योरिटीज की, तो उस कंपनी को एक्सचेंज के साथ एक अग्रीमेंट करना होता है, ठीक है, एक अग्रीमेंट करना होता है जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो जब आप व्हेन यू आर लिस्टिंग योर सिक्योरिटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज एट द स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको एक जो कंपनी है यू विल हैव टू साइन एन अग्रीमेंट विद द एक्सचेंज, ओके। दिस इज फॉर कंपनी। The listing agreement specifies the terms and condition of listing and disclosure that shall be made by a company on a continuous basis to the exchange। मतलब जो लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है वो किन किन बातों को स्पेसिफाई करता है, जो टर्म और कंडीशन होती है लिस्टिंग की वो उसमें कही जाती हैं, और डिस्क्लोजर निकाला जाता है कंपनी के द्वारा, टाइम टू टाइम उसको दिया जाता है एक्सचेंज को, कंपनी एक्सचेंज को अपने बारे में बताती रहती है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। What does delisting of securities? अब जैसे लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग है तो अब ये डीलिस्टिंग कह रहा है। लिस्टिंग मतलब अब जब एडमिट होती है, और डीलिस्टिंग मतलब जब उनका परमानेंट रिमूवल होता है सिक्योरिटीज का, किसी भी लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज का अगर स्टॉक एक्सचेंज से रिमूवल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीलिस्टिंग। और उसके बाद जब रिमूवल हो जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस ऐसा होता है कि उस कंपनी की वो सिक्योरिटीज जो कि डीलिस्ट हो चुकी है उनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पर, ओके। The term delisting of securities mean permanent removal of securities
ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, परमानेंट रिमूवल हो जाता है सिक्योरिटीज का लिस्टेड कंपनी की फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से पूरा परमानेंट रिमूवल हो जाता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डी लिस्टिंग। डी लिस्टिंग करने के बाद अगर सिक्योरिटीज को किसी ने डी लिस्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता है, द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी वुड नो लॉन्गर बी ट्रेडेड एट दैट स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद उस कंपनी की जो वो सिक्योरिटीज है जो डी लिस्ट कर दी जा चुकी हैं, उसके बाद उसमें ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सेबीज रोल इन एन इशू। अब एक इशू जब निकलता है तो उसमें सेबी का क्या रोल होता है, ये इसमें ये हमें बताएगा कि सेबी का क्या रोल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, any company making a public issue or a listed company making a right issue of value of more than 50 lakh is required to file a draft offer document with SEBI for its observation। मतलब कि कोई भी कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक इशू या राइट इशू जब निकालती है तो उसको सेबी को एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के बारे में ये बात बता रहे हैं, और कब, जब कोई कंपनी 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का जब हम शेयर्स को इशू कर रहे होते हैं तब, ठीक है। तो द कंपनी कैन प्रोसीड फर्दर ऑन द इशू The company can proceed further on the issue only after getting observation from SEBI। और जैसे कि आपको पीछे भी बताया कि 30 दिन का टाइम होता है सेबी के पास, वो 30 दिन में बताती है। तो जब तक कि सेबी बता नहीं देगा कि आपका जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही है, तब तक कंपनी फर्दर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसने बता तो दिया कि येस वी विल ट्रेड इन दीज सिक्योरिटीज, बट ट्रेडिंग शुरू नहीं होती है जब तक सेबी जो है वो उस ऑफर डॉक्यूमेंट को सही नहीं बताती है। ओके, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सेबीज ऑब्जर्वेशन लेटर इज 3 months ओनली। द कंपनी हैज टू ओपन इट्स इशू विद इन 3 months पीरियड। मान लो कि कोई कंपनी है, जैसे कि मेरी कंपनी है, अभी मैंने इशू निकाला तो मैंने एक ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास भेजा, ठीक है। तो वो जो ऑफर डॉक्यूमेंट जो सेबी ने उसको वेरीफाई करके मुझे उसको उस पर मंजूरी दी, उसने कहा कि चलो ये ठीक है, तो ये सिर्फ 3 महीने के लिए होता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा के बाद अगर मैं अपना इशू दोबारा निकालती हूँ तो आई विल हैव टू मेक एन ऑफर डॉक्यूमेंट अगैन, एंड उसके बाद उसको सेबी के पास फिर से भेजना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डज इट मीन दैट सेबी रिकमेंड्स एन इशू। इसका क्या मतलब है कि सेबी हमें ये भी बताती है कि इस इशू में ट्रेड करो, इस इशू में ट्रेड मत करो, कुछ ऐसा बताती है सेबी, देखते हैं बताती है नहीं। सेबी डज नॉट रिकमेंड एनी इशू, ठीक है। सेबी ऐसा कोई भी कुछ नहीं बताती है कि किस इन्वेस्टर को किस सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहिए। सेबी मेनली स्क्रूटनाइजेस द issue for seeing that adequate disclosures are made by the issuing company in the prospectus or offer document। सेबी कुछ भी इशू करने के लिए रिकमेंड नहीं करती है कि आप इस इशू में ट्रेड करो या फिर उस सिक्योरिटीज में ट्रेड करो, बट वो इस बात की वो निगरानी रखती है पूरी कि कंपनी ने किस तरीके का ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमें बना के भेजा है और किस तरीके का ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर प्रॉस्पेक्टस कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को दिखा रही है, अपने बारे में कंपनी क्या बता रही है, कहीं कोई झूठी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता रही। तो इस सब की बातों पर विजिलेंस होती है सेबी की। ओके, चलो, डज सेबी टैग मेक वंस मनी सेफ। कह रहा है कि क्या सेबी टैग करती है, देखते हैं। द इन्वेस्टर शुड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन प्योरली बाय देमसेल्व्स बेस्ड ऑन द कंटेंट डिस्क्लोज इन द ऑफर। मतलब कि सेबी कोई टैग नहीं, डज सेबी टैग मेक वंस मनी सेफ। अगर किसी की सिक्योरिटीज पर सेबी का टैग लगा है तो क्या उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रॉड हो सकता है, और फ्रॉड नहीं है कंपनी तो कंपनी बर्बाद भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर कोई फ्रॉड ही हो, ठीक है ना। कंपनी हो सकता है कंपनी दिवालिया हो जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के भी कुछ नुकसान, या फिर शेयर मार्केट का आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि आप गारंटी से नहीं बोल सकते हो कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सेबी का टैग लगाने से किसी के मनी सेफ नहीं हो जाती है, बट फिर भी क्या एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टर को उस कंटेंट जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो कंपनी ने दे रखा है, जो डिस्क्लोज किया है इन्वेस्टर्स के सामने, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और उसी के आधार पर उसको ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी की बातों में आ गए और हमने तो भाई ट्रेडिंग कर दी, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। However, the investors are generally advised to study all the material facts pertaining to issue including the risk factors before considering any investment। मतलब क्या कह रहा है कि इन्वेस्टर जो होते हैं उसको जितने भी मटेरियल फैक्ट जो कंपनी अपने बारे में निकालती है उसमें रिस्क फैक्टर भी निकालती है। अगर आप इन सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हो तो
इतने से इतना का रिस्क भी हो सकता है। रिटर्न तो होता ही है, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिस्क भी हो जाए, तो कंपनी इसके बारे में भी बताती है। तो इन्वेस्टर है जो, उसको ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि वो किसी की बातों में आ गया और वो ट्रेड कर दिया, फिर उसको नुकसान हो गया, तो कम ऐसे भी उसको कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे नहीं कह सकते अरे ये कंपनी तो सेबी की थी तो मुझे नुकसान कैसे हो गया, यू कैन नॉट से दैट। अब आते हैं फॉरेन कैपिटल इशुएंस, मतलब कि क्या कैन कंपनीज इन इंडिया रेज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज, क्या इंडिया की जो कंपनी है वो फॉरेन करेंसी के रिसोर्सेज को रेज कर सकती हैं? यस करती हैं, ठीक है, वो करती हैं। इंडियन कंपनीज आर परमिटेड टू रेज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज थ्रू टू मेन सोर्सेज। इंडियन जो कंपनीज हैं इंडियन, वो दो तरीके से फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज को रेज करती हैं इंडिया में। किस तरीके से रेज करती हैं हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये देखो, ये जो मैं ब्लू से करूंगी अभी, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर मोर कॉमनली नोन एज यूरो इशूज, ठीक है, यूरो इशूज। तो क्या क्या किन किन में इशू कर ट्रेड कर सकती है हमारी कंपनी, इंडियन कंपनीज रेज कर सकती है अपने फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। और दूसरा इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ऑर्डिनरी शेयर को इशू करती है थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि दो होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके के रिसिप्ट भी निकाल के कंपनी, इंडियन कंपनीज कैन रेज देयर फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि एडीआर क्या है, वॉट इज एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है? एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ फिजिकल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग ओनरशिप ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर। मतलब रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट मतलब एक पर्ची, ठीक है ना, पर्ची जो कि फिजिकल सर्टिफिकेट के फॉर्म होती है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक वो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है जो कि आप बताता है कि आपके पास एक डिपॉजिटरी, एक अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर है एक, या फिर मतलब कि आपके पास उसकी ओनरशिप है। तो ये जो रिसिप्ट है दैट इज अ फिजिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको बताता है दैट यू हैव द ओनरशिप ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स, जिसको हम एडीएस भी कहते हैं। ओके, व्हाट इज एन एडीएस? अब मैंने बोला कि एडीएस है, अब एडीएस क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे। एडीएस क्या होता है? एडीएस क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर। An American depository share is a US dollar denominated form of equity ownership in a non-US company, ठीक है। ये क्या है? एक US डॉलर डिनोमिनेटेड फॉर्म ऑफ इक्विटी है, एक इक्विटी की तरह एक सिक्योरिटी होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर, जो कि इक्विटी ओनरशिप इन द नॉन यूएस कंपनी, जो कि यूएस कंपनी में नहीं, नॉन यूएस जो कंपनी है, मतलब जो यूएस की कंपनी नहीं है, वहां पर इस तरीके का शेयर आपको मिलता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर, ठीक है। और इस शेयर को मतलब बेसिकली आप अमेरिका में ही ट्रेड कर सकते हो। It represents the foreign shares of the company held on a deposit by a custodian bank in the company's home country and carries the corporate and economic rights of the foreign shares subject to the terms specified on the ADR certificate। मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है फॉरेन शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन अ डिपॉजिट, कि कितने शेयर कंपनी ने खरीद रखे हैं बाय अ कस्टोडियन बैंक, मतलब कि इट रिप्रेजेंट द फॉरेन शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी के पास कितने शेयर हैं हेल्ड ऑन डिपॉजिट, ठीक है, बाय अ कस्टोडियन बैंक के इन द कंपनीज होम कंट्री, कंपनी की होम कंट्री में कितने फॉरेन शेयर्स हैं उसके, एंड कैरीज द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द फॉरेन शेयर्स। चलो, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ADS provide US investors with a convenient way to invest in overseas securities and to trade non-US securities in the US। जो ADS है वो प्रोवाइड करता है US इन्वेस्टर को एक कन्वीनियंट वे इन्वेस्ट करने के लिए ओवरसीज मतलब क्या, मतलब कि समुद्र पार, एक तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं। ओवरसीज सिक्योरिटीज मतलब कि अपने देश से बाहर की सिक्योरिटीज पे, फॉरेन सिक्योरिटीज में, एंड टू ट्रेड नॉन यूएस, और जो नॉन यूएस जो सिक्योरिटीज है उसमें ट्रेड करने के लिए भी अमेरिकन डिपॉजिटरी जो शेयर है वो आपकी हेल्प करता है, वो प्रोवाइड करता है आपको। अब ये कौन इशू करता है ये भी हम देख लेते हैं जरा। एडीएस आर इशूड बाय डिपॉजिटरी बैंक। एडीएस कौन इशू करता है? डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, सच एज जेपी मॉर्गन चेज बैंक। दे आर ट्रेडेड इन द सेम मैनर एज शेयर्स इन द यूएस कंपनी। जिस तरीके से यूएस कंपनी में शेयर्स ट्रेड होते हैं उसी तरीके से एडीएस को भी ट्रेड किया जाता है ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, और ये ठीक है। चलो, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट?
अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्या मतलब है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मे बी डिफाइंड एज अ ग्लोबल फाइनेंस व्हीकल that allows an issuer to raise capital simultaneously into or market through a global offering. मतलब कि GDR बेसिकली कि आप पूरी दुनिया में आप इससे ट्रेड कर सकते हो एक्सेप्ट अमेरिका, ठीक है। तो ये है ग्लोबल डिपॉजिटरी शेयर और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि ग्लोबल फाइनेंस व्हीकल है। ग्लोबली इससे फाइनेंस हम क्रिएट कर सकते हैं और पैसा मनी क्रिएट कर सकते हैं, दैट अलाउज एन इशूअर टू रेज कैपिटल साइमल्टेनियसली इनटू अ मार्केट थ्रू अ ग्लोबल ऑफरिंग। मतलब कि ग्लोबली इसको ऑफर कर सकते हैं आप और कि किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति इसको खरीद सकता है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।